हेलो फ्रेंड्स, YouTube के साइंस स्टडी सेक्शंस में मैं आप सबों का एक बार भरपूर स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका राजेश सर और लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। आज आप लोग इसको वॉच करेंगे और ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि टेंस के दूसरे पार्ट में हम लोग जा रहे हैं पास्ट टेंस में, और इसको समझने की आवश्यकता है। पिछले वीडियोज में मैंने प्रेजेंट टेंस को डिफाइन किया था, आप सबों ने उस वीडियो को देखा होगा। पिछले 2 मंथ में, 1 मंथ में, 1 सप्ताह पहले के वीडियोस को आप खोलेंगे तो प्रेजेंट टेंस का सारा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अब हम लोग पास्ट टेंस को समझेंगे, उसके बाद फ्यूचर टेंस को समझेंगे अगले वीडियोस के क्रम में। आप हमारे साथ बने रहिए और वक्त बर्बाद ना करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस को समझना है, मैंने डायग्राम बना दिया है यहाँ पर, आप इसको पहले देख कर समझ जाएं। इतना चीज अगर आप समझ जाते हैं तो इसका मतलब है कि पास्ट टेंस का पहला ब्रांच आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लगभग 90% बिल्कुल समझ जाते हैं। 10% मैं डिफाइन कर दूंगा, आप चिंता ना करें। आप पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट को बिल्कुल समझ जाएंगे। और खास करके बिहार के बच्चों को मैं संबोधित करके कह रहा हूं कि वो अपने एग्जामिनेशन के लिए अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंपटीशन के भी विद्यार्थियों के लिए मैं सूचना देना चाह रहा हूं कि वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं। खास करके इम्प्रूवमेंट के लिए, खास करके कॉमन एरर्स के लिए वो इसका यूज कर सकते हैं। बिहार के जितने भी विद्यार्थी हैं वो इसका यूज फिलर के लिए कर सकते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट के लिए कर सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को और प्रयास करते हैं इसको समझने का। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए, आइए देखते हैं। इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन जब भी आपको पूछा जाएगा तो ग्रामर से आपको 48 to 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको सिलेबस समझा दूं, आप समझने का प्रयास करेंगे कि जब भी आप अंग्रेजी में आप आएंगे तो 48 to 50 मार्क्स आपका केवल ग्रामर बेस्ड होगा। और ग्रामर का सेक्शन अगर आपका अच्छा होता है तो आप 100 में 100 मार्क्स उठा सकते हैं, अर्थात 40 to 50% आप 100% मार्क्स उठा सकते हैं, यानी कि 48 से 50 मार्क्स आराम से उठा सकते हैं। ग्रामर सेक्शन में आपको टेंस से सवाल पूछा जाएगा, आपको मॉडल से सवाल पूछे जाएंगे, वर्ब से सवाल पूछे जाएंगे, एडजेक्टिव डिटरमाइनर से सवाल पूछे जाएंगे, मॉडल से सवाल पूछे जाएंगे। मैं एक एक करके मैं आपको पढ़ाता चला जाऊंगा, आप केवल मेरे को फॉलो करते रहिए और आप पाएंगे कि आप बिहार के सिलेबस को एक दिन पूरी तरह से अच्छी तरह से कवर कर लिए हैं बिफोर एग्जामिनेशन। आइए, टेंस में पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस में बता चुका हूं, पिछले वीडियोस में जाकर आप देख लेंगे। मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं और पास्ट टेंस को आप समझने का मेरे साथ प्रयास करेंगे। पास्ट टेंस में खास करके आप पहले से ही जानते हैं कि जितने भी टेंस हैं, खास करके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों टेंस के 4-4 ब्रांच हैं। तो चारों ब्रांच को समझते हैं और चारों ब्रांच में खास करके पास्ट टेंस में जब जाते हैं तो पहला ब्रांच हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए दोस्तों, क्या है कि जितने भी टेंस हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, कहीं ना कहीं सभी टेंस आपस में समानता रखती है। जैसे प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट है और पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट है। फर्स्ट वाला जो ब्रांच है ये दोनों में समानता होती है, सेकंड वाला भी समानता रखती है, थर्ड और फोर्थ भी समानता रखती है। आप इस बात को समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, मैं समझाऊंगा आपको। अब देखिए, पास्ट टेंस में खास करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका एफर्मेटिव रचना करते हैं यानी सकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इससे हम लोग नेगेटिव वाक्य की रचना करते हैं। और डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से इंट्रोगेटिव हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। और खास करके डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस की रचना करते हैं। ये हमारा जो है ये बेसिक चीज है, इस बेसिक चीज को हम लोग हमेशा समझते हैं। उसके बाद इसके वेरिएशंस पर जा सकते हैं, इसके स्कोप पर जा सकते हैं, इसके क्या क्या कैच वर्ड्स हैं उस पर हम लोग जा सकते हैं। तो हम लोग पहले इसको समझ लें कि जब भी हम लोग एफर्मेटिव बनाएंगे ये रूल फॉलो करेंगे, नेगेटिव में ये रूल फॉलो करेंगे, इंट्रोगेटिव में ये रूल फॉलो करेंगे और इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव में ये रूल फॉलो करेंगे। अब आइए हम लोग इसके कैच वर्ड्स की चर्चा करते हैं। कैच वर्ड्स, मैंने पिछले वीडियोज में भी आपको बताया था कि कैच वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों।
खास करके जब आप परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में आपके सामने समस्याएं आती हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे बनाया जाए, क्या यहाँ पर भरना चाहिए, क्या नहीं भरना चाहिए, कौन सा वर्ब भरेंगे तो सही हो जाएगा और कौन सा वर्ब बनेंगे तो गलती हो जाएगी। इन सभी बातों को समझने के लिए हम लोग पहले भी हमने बताया था कि आपको कैच वर्ड्स को फॉलो करना है। कैच वर्ड्स जब आप फॉलो कर लेंगे अच्छी तरह से, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का किया, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का किया, कॉन्टिन्यूअस का किया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का किया प्रेजेंट टेंस में, उसी तरह पास्ट टेंस में भी आप फॉलो करेंगे, फ्यूचर टेंस में भी फॉलो करेंगे। तो पास्ट टेंस का जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसके कैच वर्ड्स आएंगे स्पेशली रिगार्डिंग विद द एडवर्ब ऑफ टाइम। I would like to say you in the regard of adverb of time. Adverb of time जो यूज होता है खास करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो होता है yesterday, previous day, last day। आप लिख सकते हैं last day, night, oblique month, days, ago। आप लास्ट डे भी लिख सकते हैं, नाइट भी लिख सकते हैं, मंथ भी लिख सकते हैं, वीक भी लिख सकते हैं, लास्ट डेज लिख सकते हैं, एगो लिख सकते हैं। एगो सेपरेट लिखा जाएगा, इसमें लास्ट नहीं लगाया जाएगा, याद रखिएगा, लास्ट एगो नहीं लगाया जाएगा। हाँ, लास्ट के साथ आप यहां तक यूज कर सकते हैं, डेज तक यूज कर सकते हैं, लेकिन एगो सेपरेट ही यूज होता है। ये सभी जो कैचवर्ड्स हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम से संबंधित हैं और इनका जब भी प्रयोग किया जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है। आप इसको किसी दूसरे टेंस में नहीं फॉलो करेंगे या यूज नहीं करेंगे, इससे आपकी गलती होने की संभावना हो सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स गड़बड़ा जाएगा या कॉमन एरर्स में आपसे गलती हो जाएगी। तो इसका आप हमेशा ख्याल रखिएगा। कैच वर्ड्स हम ख्याल रखते हैं और ये हम इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो ख्याल रखते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव कैसे यूज करते हैं, इसको हम लोग ख्याल रखते हैं। और खास करके जब आप ट्रांसलेशन बनाओगे बिहार के लिए, मैं आपको बता दूं, जब आपका टेंस अच्छा हो जाएगा तो टेंस से संबंधित सवाल आप तो बनाएंगे ही। खास करके आपको ये टेंस जो है ट्रांसलेशन में भी बहुत हेल्प करेगा। तो ट्रांसलेशन जब आप बिहार के लिए बनाइएगा तो हालांकि मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा टफ ट्रांसलेशन नहीं पूछा जाता है। ट्रांसलेशन जब भी पूछा जाता है बिहार बोर्ड के लिए तो वो इजी ही होता है, लेकिन इजी कब होता है? जब विद्यार्थियों को रूल मालूम है। अब जब रूल्स पर पकड़ नहीं है तो इजी चीज भी टफ वन हो जाएगा। तो उस टफ वन से हमको बचना है और प्रयास करना है कि हमें ट्रांसलेशन कैसे बनाने हैं, हाउ टू मेक ट्रांसलेशंस इन आवर एग्जामिनेशन। तो टेंस तो जानना ही है, मॉडल्स की जानकारी होनी ही है, और भी अगर हम लोग रूप से अगर ग्रामर को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बेसिक चीज याद रखेंगे। मैं नहीं समझता हूं कि बहुत सारे टीचर्स इस पर फोकस किए होंगे, या बहुत सारे टीचर्स हो सकता है 2-4 टीचर्स इस पर फोकस करते हैं। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी इस बात पर फोकस करूं आपको अपने तरफ से, कि जिससे ट्रांसलेशन बनाने में आपको कभी भी दिक्कत ना हो बिहार बोर्ड के लिए। कैसे? तो समझिएगा दो चीज, प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा चीज समझिएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, इस चीज को आप समझकर चलिएगा। मैं एक प्रोसेस बता रहा हूं आपको, उम्मीद है आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझ गए होंगे। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस सर और किस किस टेंस से मिक्स कर सकता है। ये एक टफ विषय है, खास करके कंपटीशन के लड़कों को मैं बताना चाहता हूं, जितने भी कंपटीशन के एस्पायरेंट्स हैं इंग्लिश के लिए, उनको बताना चाहता हूं कि टेंस का जब मिक्सिंग होता है तो टेंस के मिक्सिंग में जो होता है वो आपको एरर्स दिए जाते हैं, इंप्रूवमेंट दिए जाते हैं। आप उसमें क्या होता है कि गलती करने की संभावना बढ़ जाती है। तो गलती से बचना है। कैसे गलती से बचना है इसका हम लोग प्रयास करेंगे। तो आप खास करके अभी मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता रहा हूं तो इसके बारे में बता दूं, फिर जब मैं और सब टेंस बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि वो किस किस टेंस से मिक्स कर सकते हैं और किस टेंस से मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस दो टेंस से मिक्स कर सकते हैं। एक तो पास्ट इंडेफिनिट से मिक्स कर सकता है। पहली नंबर बात, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट से मिक्स कर सकता है। दूसरी नंबर बात, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस से मिक्स कर सकता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस से मिक्स कर सकता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस तीसरे जगह पर फिर मिक्स कर सकता है, और वो टेंस होगा पास्ट परफेक्ट।
तो पास्ट परफेक्ट के साथ आप सिंपल पास्ट यूज कर सकते हैं, कंडीशंस होना चाहिए, वो कंडीशंस भी मैं बताऊंगा कि कहां पर यूज कर सकते हैं। और सिंपल पास्ट का आप यूज कंटिन्यूअस के साथ कर सकते हैं, और खास करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो यूज होते हैं इसमें आप पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों सेंटेंसों को एक साथ यूज कर सकते हैं। अब आप इन दोनों तीनों ब्रांच को छोड़कर किसी और टेंस के साथ यूज करोगे, प्रेजेंट टेंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट को यूज करोगे, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप फ्यूचर टेंस के साथ में यूज करोगे, या फिर कहीं ऐसा यूज होता है तो आप उसकी गलती ना पकड़ पाओ, तो ये बड़ी बेवकूफी होगी। बच्चों इससे बचना है और समझना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस केवल दो टेंस से मिक्स करती है, इसको छोड़कर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को छोड़कर, वो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, इसी से ये मिक्स करती है। तो अब हम लोग समझेंगे, हमने कैचवर्ड्स को समझ लिया है, इसके कंस्ट्रक्शंस को समझ लिया है, और समझ लिया है कि हम लोग जब ट्रांसलेशंस बनाएंगे टेंस से संबंधित, मॉडल से संबंधित, तो दो चीजों का हमेशा ध्यान रखेंगे। वो दो चीजें जो होगी, वो दो चीजें होंगी, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज में क्या होता है, क्या कंटेंट्स होता है प्रिंसिपल क्लॉज में, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या कंटेंट्स होता है। तो इस कंटेनिंग पार्ट को हम लोग समझेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज में एक सब्जेक्ट होगा ही होगा, और दूसरा एक फाइनाइट वर्ब होगा। एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, कैसे हम लोग दिखा रहे हैं यहां पर, कोशिश करें आप इसको समझने का अच्छी तरह से। मैं आपके साथ में बना हुआ हूं, और भी वीडियोस लेकर आऊंगा, और आप इस बात को समझेंगे अच्छी तरह से। सपोज he came while I was reading. He came while I was reading. वह आया जब ही I was reading, तब मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। तो वह आया तभी मैं क्या कर रहा था, उस वक्त मैं पढ़ रहा था। तो आप प्रिंसिपल क्लॉज को समझेंगे हमेशा कि प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें आप प्रिंसिपल क्लॉज किसको मानेंगे, while I was reading या he came, सवाल उठता है। आप प्रिंसिपल क्लॉज किसको मानेंगे, नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझाता हूं आपको, आप प्रिंसिपल क्लॉज किसको मानेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब कंटेंस होता है प्रिंसिपल क्लॉज में। तो आप देखिए कि यहां पर सब्जेक्ट आपको मिल रहा है और एक फाइनाइट वर्ब आपको मिल रहा है। ही केम, वो आया, कब आया वो, while I was reading, जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं पढ़ रहा था तभी वह आया। तो ये हमारा हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। इस बात को आप समझ जाइए। मैं एक उदाहरण और देता हूं, आप इससे पूरी तरह से आप समझ जाएंगे, और वो उदाहरण है, आप देख लेंगे, इससे आपको ट्रांसलेशन बनाने में भी मदद मिलेगी। आप परीक्षा में टफ से टफ ट्रांसलेशंस को बना सकते हैं आसानी से। सपोज कीजिए I saw a blind man in the market. Yesterday. ये एक सेंटेंस है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं ट्रांसलेशन में आपको मदद पहुंचाने की, खास करके बिहार के विद्यार्थियों के लिए जो वो ट्रांसलेशन सॉल्व करेंगे तो अपने दिमाग में हमेशा दो क्राइटेरिया रखेंगे कि हमें पहले प्रिंसिपल क्लॉज बनाना है और प्रिंसिपल क्लॉज बनाने के बाद ही सबऑर्डिनेट क्लॉज को बनाना है, क्योंकि कोई भी ट्रांसलेशन जो आपको मिलेंगे उसमें प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का संयोग रहेगा ही रहेगा। तो दोनों को हम लोग कैसे समझेंगे, तो पहले हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज को बनाएंगे। प्रिंसिपल क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब को हम लोग कंटेन करेंगे। कैसे, सपोज करो आई सॉ ए ब्लाइंड मैन इन द मार्केट यस्टरडे। ये एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है जो कि ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप इसमें वर्ड का हेरफेर करते हैं
जैसे ब्लाइंड को बाद में लिखते हैं, मैन को पहले लिख देते हैं, मैन ब्लाइंड, तो गलती हो जाएगी। अब आप लिख देते हैं इन द मार्केट आई सॉ ए ब्लाइंड मैन यस्टरडे, तो क्या होगी, गलती हो जाएगी। तो जो भी लिखना है एक नियम से लिखना है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के नियम को फॉलो करते हुए लिखना है। तो क्या होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज को जैसे ही आप लिखोगे ट्रांसलेशन के लिए अपनी परीक्षा में, तो वो प्रिंसिपल क्लॉज क्या करेगा, क्वेश्चन क्रिएट करेगा। मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आपको समझा दिया है, उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझने के बाद आप केवल ये समझ रहे हैं कि हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे बिहार के लिए। बिहार के लिए मैं और भी वीडियोस लेकर आऊंगा, आप सबों को मैं मदद कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस को अगर वॉच करते हैं तो बिहार की अंग्रेजी आपके लिए समस्या नहीं रहेगी। आप केवल फॉलो करते रहें, आपका कोऑपरेशन मुझे चाहिए। आपका कोऑपरेशन यही चाहिए कि कोऑपरेशन में आपका कंसंट्रेशन चाहिए, कोई ऐसे कोऑपरेशन की बात नहीं है, आपका कंसंट्रेशन चाहिए। आप कंसंट्रेशन दोगे मुझे उत्साह मिलेगा। आपका लाइक, आपका कमेंट जो भी होगा वो मुझे उत्साह देगा, और मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आऊंगा और बिहार की परीक्षा को आसान बनाऊंगा। आई सॉ ए ब्लाइंड मैन इन द मार्केट यस्टरडे। आप बताओ मेरे को फ्रेंड्स, आप बताओ, जितने भी बिहार के लड़के हैं, खास करके 12th के जो एग्जाम देंगे, वो बताएं कि इसमें आप प्रिंसिपल क्लॉज किसको मानते हो। जब एनालिसिस करते हो किसी भी सेंटेंस का, तो एनालिसिस में क्या करते हो, सेंटेंस को तोड़ देते हो, अलग अलग भागों में बांट देते हो। तो अलग अलग भागों में बांटोगे तो उसका नामकरण करोगे। अब जैसे सपोज करो, अब जैसे किसी के 2 लड़के हैं या 3 लड़के हैं, तो वो तीनों लड़के के अलग अलग नाम होते हैं। तीनों एक साथ मिलकर रह रहा है, तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहा है, तीनों एक साथ एक दूसरे से कोऑपरेशन की भावना रख रहा है, दैट इज डिफरेंट मैटर। बट तीनों का एक अलग अलग नाम तो होना चाहिए। वो हर चीज में समान है, लेकिन तीनों का अलग अलग नाम होना चाहिए। उसी प्रकार ये पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमारा 2 पार्ट काम कर रहा है, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो वो पहचानना जरूरी है कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है। आप समझो इस बात को, आप बताने का प्रयास करो और सोचने का प्रयास करो। इसमें लिखा हुआ है आई सॉ ए ब्लाइंड मैन, एक पार्ट हमने यहां कर दिया। आप एनालिसिस भी करना सीख जाओ और वर्गीकरण करना भी सीख जाओ मेरे साथ में। आई सॉ ए ब्लाइंड मैन इन द मार्केट यस्टरडे, ये हमारा जो है प्रिंसिपल क्लॉज है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। CL लिखा मैंने, शॉर्ट में लिखा क्लॉज को। ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। आई सॉ ए ब्लाइंड मैन, मैंने कंधे आदमी को देखा था, मैंने एक अंधे आदमी को देखा था। अब आप देखोगे कि जैसे ही आप ट्रांसलेशन के लिए प्रिंसिपल क्लॉज को बनाओगे तो क्या करेगा, प्रिंसिपल क्लॉज एक क्वेश्चन क्रिएट करेगा। प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा क्वेश्चन क्रिएट करता है, तो वो जो क्वेश्चन क्रिएट करता है आप क्या करते हो, उसका जवाब देते चले जाते हो। आप जवाब जैसे ही उसका दे देते हो, आपका ट्रांसलेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कैसे कंप्लीट होता है, कितना भी बड़ा ट्रांसलेशन हो, वो हवा हो, तूफान हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी टेढ़ा हो, आप अगर इस फार्मूले से बनाते हैं ट्रांसलेशन को, तो क्या होता है, वो ट्रांसलेशन को बनना ही बनना है और बिल्कुल सही बनना है। आप प्रिंसिपल क्लॉज को बना लीजिए। आई सॉ ए ब्लाइंड मैन, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रधान वाक्य है। प्रधान वाक्य में हमारा एक सब्जेक्ट आई है और फाइनाइट वर्ब सॉ है। आई सॉ ए ब्लाइंड मैन मैंने लिख दिया। अब बोलोगे कि क्वेश्चन क्रिएट कैसे करता है सर। आपका सवाल ये हो सकता है, आपका सवाल अगर ये है तो बहुत अच्छा सवाल है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज क्वेश्चन कैसे क्रिएट करता है। तो आप देखोगे आई सॉ ए ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधे आदमी को देखा था, तो सामने वाला आपसे सवाल कर सकता है कि कहां देखा था, कहां देखा था। एक जनरल, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन वो कर सकता है। हमारे ट्रांसलेशन में भी लिखा हुआ है कि मैंने बाजार में एक अंधे आदमी को पिछले दिन देखा था। तो हम अब क्या करेंगे, हमें हेल्प मिल गया, हमें हिंट मिल गया। अब हमने अपने प्रिंसिपल क्लॉज को लिख दिया आई सॉ ए ब्लाइंड मैन, सवाल क्रिएट किया, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज सवाल क्रिएट किया कि कहां देखा था, अंधे आदमी को कहां देखा था। तो हमारा आंसर भी है इन द मार्केट, बाजार में देखा था। सवाल फिर उठ सकता है, यही प्रिंसिपल क्लॉज सवाल उठाएगा, कब देखा था। तो हमारा जवाब होगा यस्टरडे, यानी कि पिछले दिन देखा था।
जो कल बीत गया उसमें देखा था मैंने अंधे आदमी को। अब आप इसको उल्टा पुल्टा सीक्वेंस में जब लिखिएगा तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी, आपका मार्क्स कट जाएगा, आपको इसमें 0 अंक आएगा। अगर आपने इस सीक्वेंस से लिखा तो इसमें जैसे 4 नंबर है तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। बस यही फंडा है, आप इस फंडे को समझिएगा। मैं टेंस समझाते चला जा रहा हूं और खास करके आपको ट्रांसलेशंस कैसे बनाने हैं, टेंस जब आप समझेंगे तो फिल इन दी ब्लैंक्स कैसे बनाने हैं, इंप्रूवमेंट कैसे बनाने हैं। खास करके कॉम्पिटिशन्स के भी लड़कों को मैं बताना चाह रहा हूं कि आप कॉमन एरर्स जब बनाते हो तो आपको यह समस्या आती है कि कौन टेंस किस टेंस में मिक्स कर सकता है, कौन टेंस किस टेंस में मिक्स नहीं कर सकता है, कौन कौन से कैचवर्ड होते हैं जो विशेष टेंस में यूज होते हैं, किसी और टेंस में यूज नहीं हो सकते। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको वीडियोज के मदद से देता रहूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। और आप अगर इसका प्रैक्टिस करते हैं, घर में आप अभ्यास करते हैं, तो आप पाएंगे कि राजेश सर जो बता रहे हैं खास करके वो बिल्कुल यूज आ रहा है, दैनिक रूप से यूज आ रहा है, दैनिक जीवन में यूज हो रहा है। और प्रैक्टिस अगर करते हैं तो प्रैक्टिस में भी उनका बताया हुआ जितना भी नियम है सब काम करता है और वो भी 100% काम करता है। आप इसको कैसे वेरीफाइड करोगे? वेरीफाइड करोगे जब तुम घर में अभ्यास करोगे। घर में जब अभ्यास करोगे तो आपको महसूस होगा कि हर चीज जो मैं आपको ट्रिक्स देने का प्रयास कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, उसमें मैं सफल होता जा रहा हूं। तो मैंने इस संदर्भ में आपको कोऑपरेशन की बात कही थी। कोऑपरेशन में चाहिए मुझे आपका कंसंट्रेशन, आपका साथ, आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देगा। और मुझे मोटिवेशन जब मिलेगा तो मैं नए उत्साह के साथ आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सिंपल पास्ट टेंस को समझ गए होंगे। अगले वीडियो में मैं सिंपल पास्ट टेंस को थोड़ा सा और डिफाइन कर दूंगा कि आप इसका यूज कहां कर सकते हो, कहां नहीं कर सकते हो। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, ये 2 टेंस को मैं डिफाइन करने की अगले वीडियो में कोशिश करूंगा। और फिर मैं बताऊंगा कि खास करके बुक पर जब आओगे 12th में बिहार बोर्ड के लिए, तो आप 50 मार्क्स का एक जो लिटरेचर है, जो कंपलसरी इंग्लिश है, उससे कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और खास करके जब आप 100 मार्क्स के जो आप रेनबो, किताब का नाम है रेनबो, आप नोट कर लेंगे, रेनबो पार्ट 1, रेनबो पार्ट 2। तो आप सेकेंड ईयर के अगर विद्यार्थी हैं तो रेनबो पार्ट 2 को आप फॉलो करेंगे और उसमें कैसे कैसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, इन सभी समस्याओं का मैं समाधान लेकर अगले वीडियोज में आपसे फिर मिलूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।